गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की करंट जीके की श्रृंखला में हम कुछ और नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और पढ़ते हैं आज का जो सेशन है वो किस प्रकार से हम इसे शेयर करते हैं। चलिए तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है हाल ही में निसर्ग तूफान। हाल ही में निसर्ग तूफान, हाल ही में निसर्ग तूफान सुर्खियों में रहा है। आपको पता होगा ज्यादातर तूफान जो है वो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो है वो उदय होते हैं, लेकिन निसर्ग जो तूफान है वो अरब सागर में उदय हुआ है। अब एक तो क्वेश्चन आ गया कि पूछ सकता है कि निसर्ग जो तूफान है वो कहां पर उदय हुआ है, तो अरब की खाड़ी, अरब सागर, अरब सागर बंगाली खाड़ी में होते हैं पर ये निसर्ग हुआ है अरब सागर। और ये महाराष्ट्र को मुख्य तौर पर जो है महाराष्ट्र जो है इससे मुख्य तौर पर महाराष्ट्र और उड़ीसा मुख्य तौर पर क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो निसर्ग तूफान जो है वो सुर्खियों में रहा है और इसका नामकरण किसने किया है, तो इसका नामकरण किया है बांग्लादेश ने। तो इसका आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। निसर्ग तूफान जो है वो इसका जो नामकरण किया है बांग्लादेश। ज्यादातर कोई भी तूफान जब आने वाला होता है तो उसका नामकरण पहले से ही जो है हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अब तूफान आएगा उसके बाद नामकरण होगा। पहले से ही आने वाले तूफानों की लिस्ट जारी हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें से जो भी नाम उनको लगता है इसके अकॉर्डिंग और वो नाम जो है फिर सजेस्ट किए जाते हैं। तूफान आता क्यों है थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर यहाँ पर तापमान बढ़ा, यहाँ पर तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, वायुदाब कम होगा। तापमान बढ़ने से वायुदाब कम होगा। ये ध्यान रखना, तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है, तापमान कम होता है तो वायुदाब बढ़ जाता है। अब हुआ क्या, यहाँ पर तापमान बढ़ा और वायुदाब कम हुआ। अब वायुदाब कम हुआ तो यहाँ पर हो गया स्पेस, यानी अब जो हवा है वो तो कम हो गई, हल्की होकर ऊपर उठ गई ना, वायुदाब कम हुआ तो। अब इस वजह से पता है हर एक खाली स्थान को भरने के लिए आसपास की हवाएं तो आती ही है, तो इसी वजह से आसपास की जो हवाएं हैं वो इस क्षेत्र पर आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है और एक गोल गोल चक्री की जैसा वो है एक तूफान की संरचना बना लेती है। और इसी वजह से जो है मुख्य तौर पर तूफान, बबूलिया जिसको हम बोलते हैं, ये चीजें आने का कारण है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये हमारी बात थी, हाल ही में निसर्ग तूफान सुर्खियों में रहा है और इसका नामकरण किसने करा है बेटा, बांग्लादेश ने। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोरोना वायरस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किए जा रहे टीके का हिस्सा भारत की कौन सी महिला बनी है। अभी देखिएगा, देश विदेश में जो है बहुत सारे कोरोना की जो है दवाइयों को लेकर रिसर्च हो रहा है और कुछ हद तक लोग जो है इसके अंदर आगे बढ़ भी चुके हैं। यहाँ तक कि आप देखिए जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है इस पर आई होप कि कोई अच्छी सी जो है दवा आ जाएगी। तो जैसे जो है आपको बता दें, अभी एक बहुत सारी मतलब इस कोरोना से रोकथाम के लिए बहुत सारी बातें बताई भी गई है। जैसे एक कांगड़ा टी है, कांगड़ा टी आपने सुना होगा, कांगड़ा चाय, कांगड़ा टी। बेटा ये जो टी है ना ये हिमाचल प्रदेश की है और कहा जाता है कि इस टी में वो सारे तत्व विद्यमान हैं जिसके द्वारा बहुत सारी खतरनाक बीमारी, यहाँ तक कि कोविड-19 से लड़ने की क्षमता भी है। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उनके अभी शोध चल रहे हैं और आगे हमको पता उसका पड़ जाता है। लेकिन अभी जो है ये बहुत ही एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारे कोरोना वायरस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो शोध कार्य चल रहा है और जो टीका वहाँ विकसित हो रहा है, टीका थोड़ा सा बहुत बड़ा सा नाम है तो वो हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, बहुत ही बड़ा कुछ नाम है, CCX ऐसा कुछ नाम है, तो वो हमारे एग्जाम में आएगा नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर पूछेगा कि उस टीके के विकसित करने में एक भारतीय जो महिला
महिला भी है और उन महिला का नाम क्या है, तो इसका आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रलता दत्ता, चंद्रबाली दत्ता, उमेश आंगेकर, नरेंद्र बन्ना। तो बेटा इसका आंसर है चंद्रबाली दत्ता, बाली वर्ड है, चंद्रबाली दत्ता। तो इस बच्ची ने जिस प्रकार चंद्रमा चमकता है उसी प्रकार ये बच्ची भी चमकी। हमारे भारत की जो है ये भारतीय मूल की है, कोलकाता में इस बच्ची का या इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कहाँ की निवासी है ये महिला, कोलकाता की, कोलकाता। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चंद्रबाली दत्ता, जिस प्रकार चांद चमकता है उसी प्रकार चंद्रबाली ने अपना नाम जो है वो चमकाया, और कोरोना के इलाज के लिए जो टीका विकसित किया जा रहा है उसमें ये महिला जो है ये भी शामिल हुई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाख। देखिएगा ज्यादातर दो चीजें परीक्षा में पूछी जाती है बेटा, एक तो होता है रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े, और एक वर्ड आता है लाख के कीड़े। जो लाख हम पहनते हैं, लाख की चूड़ियां बनती है, तो दो चीजें हैं। अगर आपसे पूछे शहतूत के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं, तो आपको बता देना है शहतूत के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं, वो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं शहतूत के पेड़ पर। मैंने आपको शहतूत के कीड़े बोल दिए, एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, उनकी पत्तियों को ये खाते हैं और एक लार जनरेट करते हैं, और उसके द्वारा ये लार के द्वारा बार बार उसको यूं घूमता है, और घूमने के द्वारा उस लार के द्वारा ही एक खोल के द्वारा खुद ही ये अंदर बंद हो जाते हैं, और फिर इनको, जिनको हम कोकून जो कहते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं, और उबलते पानी में डालने पर वो जो अंदर का जो कीड़ा है छोटा वो मर जाता है, और बाहर जो उसकी लार होती है उस लार के द्वारा ही सूखने के बाद में वो रेशम जनरेट होता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आया रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं, शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, याद कैसे करना है, जिस प्रकार रेशम जो है वो बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसी प्रकार जो ये शहतूत जो होता है, शहतूत जो फ्रूट है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा शहतूत जो है वो जयपुर में होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शहतूत के कीड़े। फिर बात आती है लाख के कीड़े। तो देखो, अगर किसी ने हमारा लाख का कोई ब्रेसलेट था उसको तोड़ दिया, तो हमने क्या किया, हमने उससे बैर पाल लिया कि भाई अब तू मेरे से बात ही मत करना, तूने क्या किया है, मेरे लाख का बहुत ही अच्छा सा ब्रेसलेट था वो तोड़ दिया, तो मैंने या हमने उससे बैर पाल लिया। तो लाख के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं बेटा, बेर के पेड़ पर। मुख्य तौर पर मादा कीड़े ही लाख का निर्माण करते हैं मुख्य तौर पर, और लाल सुर्ख लाख का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बात आती है कि लाख के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं बेटा, बेर के पेड़ पर। कहीं कहीं पर इसको अर्जुन के पेड़ के नाम से भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बेर के पेड़ पर लाख के कीड़े पाले जाते हैं। अब हमारा जो अभी का जो क्वेश्चन है हम उस पर चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन है किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया। अभी तो ये एक उद्योगी था, एक व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन अब जो है इसको कृषि का दर्जा दे दिया है, क्योंकि अब बेर के पेड़ों का प्रोत्साहन किया जा रहा है, साथ में इसके साथ साथ रेशम के उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है, और उसी के आसपास जो है शहतूत के पेड़ भी उगाए जा रहे हैं। तो हमारी वानिकी कृषि वनों को बढ़ावा देने के लिए हमारी वन नीति के अनुसार कहा गया है कि भारत के पूरे भौगोलिक प्रदेश में से 33% भाग पर वन होने चाहिए, जो कि अभी संख्या घट रही है। अब इसी वजह से कि वनों को आगे जो भी ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के लिए वन उपज करें, तो क्यों ना हम इस व्यवसाय के द्वारा इन पर ये जो कीड़े हैं जिन वनों पर आश्रित है उन वनों को भी जो है आगे उगाएं, और उसके द्वारा जो है आगे जो वनों के संख्या में वृद्धि की जाए। तो इसी वजह से क्वेश्चन आया किस राज्य ने लाख की खेती कृषि का दर्जा दिया है, तो इसका आंसर जो आपके लिए है वो है, बताएं, तो ये है बेटा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है
उसने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया छत्तीसगढ़। तो इसे आप इसे याद कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आया, अब इसको याद कैसे करना है, ट्रिक देखिए। इसमें लाख रुपए आता है, लाख तो लखपति हो गए। कितने लाख रुपए कमाए, बोले भाई साहब हमने तो 36 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए, 36 लाख। तो लाख, अगर आप कोई लाख के बारे में बोलते हो भाई इतने लाख रुपए कमाए, तो सामने वाला आपसे यूनिट पूछेगा, और जो यूनिट है वो आपको बता देना है 36 लाख, यानी छत्तीसगढ़। समझ में आ गया? ट्रिक से याद करें, आसानी से लंबे समय तक आपको याद रह जाएगा। डेमो मिशन के बारे में, डेमो 2 मैंने आपको बताया था। डेमो 2 जो मिशन है, डेमो 2 मिशन के अंतर्गत किन 2 लोगों को चुना गया? तो बेटा इसका जो आंसर है उसको देने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये डेमो 2 मिशन है क्या। आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में विभिन्न रॉकेट मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए जो एजेंसी है वो है नासा, अमेरिका एजेंसी है नासा। हमारी भारत की तो इसरो है, अमेरिका की नासा है। अब नासा एजेंसी सारे कार्य करती थी, लेकिन एक कंपनी और बनी जिसका नाम था स्पेस एक्स। ये कंपनी किसकी थी? ये कंपनी थी इलान मस्क की। अब ये इलान मस्क के बारे में क्या बात है, तो देखिएगा ये व्यक्ति जो है बहुत ही माइंडेड व्यक्ति है। पहले इनके बारे में देखिएगा, आपको मौका मिले तो एक बार इनकी जीवनी पढ़िएगा। इन्होंने 10 जो है 10 ईयर यानी 10 साल की उम्र में इन्होंने प्रोग्रामिंग करनी सीख ली थी कंप्यूटर पर। सोचिए कि 10 साल की उम्र होती कितनी है, और इतनी सी कम उम्र में इन्होंने प्रोग्रामिंग करनी सीख ली थी। तो ये व्यक्ति जो है कितने माइंडेड होंगे, कितने शार्प माइंड इनका होगा जो इन्होंने ऐसा कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने जो है बहुत सारी इन्होंने एजेंसियां भी स्टार्ट की थी, और धीरे धीरे इन्होंने स्पेस एक्स ही बना डाला कि अब नासा तो जो भेजता ही, अब हम भी हमारे यहाँ से ही जो है रॉकेट वगैरह जो है भेजेंगे। और यहाँ तक कि नासा भी जो अपने कार्य है वो इसको सौंपता है कि भैया इस चीज़ का ठेका ले लो आप, और आपको ये काम करना है। तो आप देखिए कितनी पावरफुल ये कंपनी बन गई है। ये व्यक्ति रिस्क लेने से बिल्कुल भी कतई नहीं घबराते हैं, और आज उसी का परिणाम स्वरूप है कि एक कंपनी है स्पेस एक्स इलान मस्क की। अच्छा, अब इसके द्वारा क्या हुआ, इस स्पेस एक्स कंपनी ने मिलकर और साथ में नासा ने मिलकर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था डेमो 2 मिशन। इस मिशन में होगा क्या, हमारे जो पृथ्वी के बाहर जो कक्षाएं हैं, तो उन कक्षाओं में क्या है कि वहां पर ये मिशन जाएगा, और इस मिशन में 2 व्यक्ति जाएंगे और वहां पर शोध करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी उसके बाहर जितने भी जो कक्षाएं हैं उनमें एक आर्टिफिशियल कृत्रिम क्या बनी हुई है, एक कृत्रिम जो है प्रयोगशाला बनी गई है। वहां पर ये लोग बैठकर अनुसंधान करते हैं, नई नई रणनीति लगाते हैं, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में नई नई जो बातें जो है या कार्य करते हैं। तो यही जो क्वेश्चन है, तो भाई इसमें अभी किसको भेजा गया, तो वो तो है, पर इस क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं कि डेमो 2 मिशन के अंतर्गत किन 2 लोगों को चुना गया, वो तो अभी आ ही जाएंगे। और किसने ये मिशन भेजा है, नासा और स्पेस एक्स ने। पहले इसको भेजा था, इसको दूसरी बार भेजा है। पहली बार भेजा था तो सब कुछ तैयारी हो गई थी, सभी लोग बैठ गए थे, घड़ी देख रहे थे, भाई 1 2 3 अब जाने वाला है। लेकिन खराब मौसम की वजह से इसको रोक दिया गया, और फिर दूसरे चरण में जो है इसको सेकेंड जो है तब इसको भेजा गया। तो हमारा क्वेश्चन तो ये है कि डेमो 2 मिशन के अंतर्गत किन 2 लोगों को चुना गया, तो बेटा उनका आंसर है बेहनकेक और डगलस हार्ले। तो आपको कैसे याद करना है भाई, डेमो 2 मिशन में 2 व्यक्तियों को भेजा गया, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार है, एक तो डैडी है और एक बहन है, एक तो किसी की बहन है और एक किसी का डैडी है। तो डैडी से तो वर्ड बन जाएगा डगलस हार्ले, और बहन से बन जाएगा बेटा बहन केन। तो इसका जो आंसर है वो है ए और बी, यानी 1 और 2 दोनों, यानी इसका आंसर हमारा हो गया है डी। समझ में आ गया होगा, मैंने इस पूरे के पूरे जो ये क्वेश्चन है इसका आपको अच्छे से पोस्टमार्टम करके समझा दिया है। चलते हैं हम आगे कौन सी न्यूज है हमारे लिए, देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, हाल ही में बढ़ते कोरोना संकट की वजह से किस राज्य ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने अंडर में ले लिया है।
मतलब ये क्वेश्चन हुआ क्या कि अभी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब इसी वजह से जो है अब एक उचित दाम पर, ताकि जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी ना करें, तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी अपने अंडर में ले लिया है, अपने हिसाब से कार्य करेगा, और ताकि ये जो मनमानी फीस वगैरह ले लेते हैं तो इनके थ्रू जो है ये एक चीज़ भी कम हो जाए। और वैसे भी अब कोरोना के जो जितने भी आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो ये निर्णय लिया है ये सोच समझ के ही लिया है, ताकि प्राइवेट सारे के सारे हॉस्पिटल है वो भी जो है इस दायरे में आ जाए। तो ऐसा करने वाला कौन सी गवर्नमेंट है, तो ये है महाराष्ट्र। तो याद कैसे करना है, इस कोरोना संकट की वजह से महाराष्ट्र ने सभी हॉस्पिटलों को अपने अंडर में ले लिया है, तो यह महान कार्य कर दिया। तो महान से क्या हो जाएगा बेटा, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एक साथ 8 लोग वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे, ऐसी एक एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किसने की है। यानी अब देखो कोरोना की वजह से हम मिल तो पाते नहीं है, अब कोई अगर न्यूज़ वगैरह देनी है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में 8 व्यक्ति बैठकर जो है ऐसी बातें वगैरह कर सकते हैं, या कोई मैसेज देना हो तो वो कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाली कौन सी कंपनी है, तो ऑप्शन है ट्विटर, गूगल, फेसबुक या नन ऑफ दीज। तो देखो इसका ट्रिक बहुत ईजी है। 8 लोग जब वीडियो कॉलिंग करेंगे तो आपस में एक दूसरे का फेस देखेंगे ना, तो फेस से हमारा आंसर हो जाएगा फेसबुक, जिसके सीईओ कौन थे, जो मैंने आपको इस अपने पहले वाले वीडियोस में पढ़ाया था, मार्क जुकरबर्ग। ओके, तो ये हमारी बात हुई, एक साथ 8 लोग वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च जो है किसने किया है, तो ऐसा करने वाली जो कंपनी है वो कौन है बेटा, फेसबुक। चलते हैं आगे। कौन सा राज्य नागरिकों के लिए मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी भारत में सभी राज्य हैं, उनमें से पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त बीमा किया है। अन्यथा ज़्यादातर जो बीमा है उनकी राशि निर्धारित है, भाई इतनी प्रीमियम राशि है, आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कि एक ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त बीमा की बात कर दी है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो आप देखिएगा, जो भी कोई ऐसा कार्य करता है, महान कार्य करता है, भाई अपने सभी जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपने अंडर में ले लिया, ये भी महान कार्य हो गया। दूसरी बात जो है उस पर्टिकुलर स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए जो है सभी के लिए मुफ्त बीमा कर दिया है महाराष्ट्र ने, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक महान बात है। तो महान से हमारा ट्रिक हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, अभी नागरिकों के लिए मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला जो स्टेट है उसका नाम है महाराष्ट्र। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन चल रहा था सुर्खियों में। हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का संक्रमण किस राज्य में फैला हुआ है। बहुत ही सुना होगा। अच्छा, एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू किस वजह से होता है या कौन इससे प्रभावित होता है, तो ध्यान रखिएगा ये सुअरों में होता है, पिग्स में। और साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब ये स्वाइन फ्लू जो है ये सुअरों से मनुष्य में नहीं होता है, सुअरों से मनुष्यों में नहीं होता है, सुअर ही इसके चपेट में आते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो क्लासिकल होता है और एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू होता है। जिसमें से क्लासिकल स्टेज वाले का तो क्या है कि उसकी तो बीमारी का रोग के लिए वैक्सीन भी है, इंजेक्शन भी है, लेकिन अगर बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो किसके मूल नाम में आ रहा है, इसके लिए रोकथाम के लिए कोई इलाज नहीं है। अगर किसी पिग को अगर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू हो जाता है तो आप मान के चलिएगा उसकी मृत्यु 101% निश्चित है। तो क्या किया जाए, तो फिर गवर्नमेंट तो सही निर्णय ले ही रही है ना, फिर वो क्या कह रही है कि भाई ऐसी बात है कि अब जो है आप सभी सुअरों को जिन में भी ये वायरल का जो संक्रमण है उनको सबको आप डिस्ट्रॉय कर दो, मार दो। तो ये जो है ये बहुत चर्चा में चल रही थी, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मांस है वो खाया जाता है, तो फिर वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, सुअर के मांस को क्या कहते हैं,
सुअर के मांस को कहते हैं पोर्क। क्या कहते हैं बेटा? पोर्क। बात करते हैं गाय और भैंस के मांस को, गाय और भैंस के मांस को बोलते हैं बीफ। और बात करते हैं बकरी के मांस को तो उसको बोलते हैं चेवड़ी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा मांस की बात भी देख लेना। अगर बात आती है चेवड़ी, तो चेवड़ी किसका है बेटा? चेवड़ी मांस तो होता है बकरी का। अगर बात करते हैं पोर्क, तो पोर्क बोलते हैं बेटा सुअर का, सुअर का मांस। और एक मैंने आपको क्या बताया था? चेवड़ी हो गया, पोर्क हो गया, और एक था बीफ। बीफ तो बेटा गाय या भैंस, इन दोनों के जो मांस है इसको हम बोलते हैं बेटा बीफ। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो संक्रमण था ये असम में चल रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि सबसे ज्यादा सुअरों की संख्या कहाँ पर है बेटा? वो आपके असम में ही है। तो ये हमारी बात हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? यानी जो ब्रिटेन में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर है गायत्री कुमार। तो इसको आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसको बनाया गया है बेटा? गायत्री कुमार। ये जो है आईएफएस की जो है आईएफएस सेवा से ये रह चुकी है। भाई 3 सेवा होती है ना अखिल भारतीय सेवाओं में, आईपीएस, आईएफएस और आईएएस। आईएफएस को बाद में शामिल किया गया था। तो वही बात है, तो गायत्री कुमार जो है आईएफएस में सेवा दे चुकी हैं और इनको ही ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वो हमारा ये है, किस राज्य ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की है? यानी जो सैनिक है हमारे, और अगर वो किसी दूसरे स्टेट में या बाहर फंसे हुए हैं तो उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क बस की सेवा प्रारंभ करने वाला स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में राजस्थान ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा सुविधा लॉन्च की है। चलते हैं आगे। टिकटॉक के नए सीईओ कौन बने हैं? इसको पढ़ने से पहले आप टिकटॉक के बारे में सुनिएगा। टिकटॉक जो है ये कंपनी भारत की नहीं है, जिस पर हम इतना जो शॉर्ट क्लिप बनाते हैं ना, वीडियो क्लिप मनोरंजन के लिए, तो ये क्लिप जो बनाना था ना पहले तो बहुत चलन में था। ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है चाइना की। जब से नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर की बात की है, आप मान के चलिए अभी टिकटॉक के आंकड़े बेहद ही खत्म हो गए हैं। लोगों ने अपने मोबाइल से टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया है, और अगर आपके पास भी हो तो बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। चाइनीज कंपनी है, चाइनीज चीज़ों को तो बढ़ावा देना ही नहीं है। देखो बढ़ावा दिया तो कोरोना संकट आ गया, इसी वजह से टिकटॉक का तो नाम ही नहीं लेना है। अब ध्यान रखिएगा 2017 में इसका स्टार्ट हुआ था, टिकटॉक का चलन हुआ था, और पूरे भारत में ऐसा लगा भाई टिकटॉक जैसे यहीं से स्टार्ट हुआ हो। लेकिन अभी बहुत ही अच्छी बात है हमारे देशवासियों के प्रति, इतने सजग है कि उन्होंने इस टिकटॉक को जो है अनइंस्टॉल कर दिया है। अब क्वेश्चन हमारा आता है, टिकटॉक के नए सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना, ट्रिक बता रहे हैं, जब भी हम कभी कोई टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं तो हम एक केबिन में बंद हो जाते हैं ताकि कोई हमें देखे नहीं। फिर एक कॉन्फिडेंस आता है, फिर हम जो भी हमको डांस करना होता है, कोई गाना गाना होता है, किसी की नकल उतारनी होती है, तो हम एक केबिन में बैठकर टिकटॉक बनाते हैं। तो केबिन से हमारा हो जाएगा केविन मेयर। समझ में आ गया? तो टिकटॉक के नए जो सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं बेटा? केविन मेयर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो ये आपको बताना है किस जो राज्य सरकार है उसने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। तो इसमें ऑप्शन है केरल, छत्तीसगढ़, यूपी और त्रिपुरा। तो इसका आंसर आपको देना है, ये आंसर आपको मैं नहीं दे रही हूं। अच्छा, जब तक आप इसको खोजें तब तक मैं आपको बता देती हूँ, जिन्होंने भी ये अभियान शुरू किया है उन्होंने ये कहा है SMS, इसका नारा दिया है। अच्छा, SMS क्या होता है? S का मतलब होता है सैनिटाइज करके रखो, M का मतलब होता है मास्क का यूज करो, और अगेन S का मतलब होता है
सोशल डिस्टेंसिंग। ये सारी बातें जो हैं अभी स्टार्ट करी है, इनमें से किस स्टेट ने करी है? केरल, छत्तीसगढ़, यूपी और त्रिपुरा। इसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। एक क्वेश्चन मैं हमेशा आपके लिए देती हूँ, ये आपको बताना है। अब इसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपके लिए, एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन पूछा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से रंग में सर्वाधिक होती है? तो उसका आंसर है लाल रंग में। कई लोग हरा बता देते हैं, उनको लगता है भाई हरे कलर से तो होती है, वो तो जरूरी है। क्लोरोफिल, पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग की वजह से ज्यादा होती है, किस रंग में ज्यादा होती है? तो इसका आंसर है बेटा लाल। ध्यान रखिएगा। उसी टाइप में अगर हम चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर। आई थिंक आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि हम आपको पता है सोलर एनर्जी, थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। हमारा देश, हमारा राजस्थान राज्य है, राजस्थान स्टेट सोलर एनर्जी में प्रोडक्शन में पहला नंबर का है, क्योंकि हमारे राज्य की, राजस्थान की जो है ऐसी विशेषता ही, भौगोलिक परिवेश ही इस प्रकार का है कि सोलर लाइट जो है हमें अच्छे से मिल जाए। हमारे जो हमारा जो राजस्थान है उसमें टोटल 147 गीगावाट की हम जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी तक हमने खैर हालांकि बहुत कम करा है, इतना संभावना जो है अधिकतम बताई गई है। तो आप इस बात को तो ध्यान रखना, सूर्य ऊर्जा में जो है ये एक गैर परंपरागत सोर्स होते हैं एनर्जी के। गैर परंपरागत सोर्स क्या होते हैं भाई? एक तो होता है परंपरागत सोर्स, एक होता है गैर परंपरागत। परंपरागत, जो परंपरा से अगर हम विद्युत उत्पादन में या एनर्जी के लिए यूज में ले रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, जल विद्युत हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया। अब आज बेटा कोयले का, जल का तो कमी हो रही है। अब कमी की वजह से क्या होगा भाई? धीरे धीरे कह रहे हैं कि भाई ये चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स लेंगे, जैसे सूर्य की एनर्जी हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोमास हो गई, बायोगैस हो गई। बायोमास और बायोगैस में क्या अंतर है वो भी सुनेंगे। बायोगैस तो क्या होती है? बायोगैस तो गोबर जो है, सड़ा गला जो पदार्थ होता है और गोबर होता है, उनको सड़ा गलाकर जो गैस उत्पन्न की जाती है, जिसमें मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है, उसे तो बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? बायोगैस। और एक तो बायोगैस है, एक बायोमास है। तो बायोमास जो एनर्जी है वो होती है कचरा, जैसे तूड़ी होती है, भूसी जिसको आप बोलते हो, आटे में छानने के बाद जो बच जाती है। तो इस प्रकार की जो तूड़ी है या कचरा है या भूसी है, उससे बनने वाली जो एनर्जी है उसे हम बोलते हैं बायोमास। समझ में आपको आ गया? सोलर ऊर्जा की नीति बनी थी 2011 में, नई हुई है 2014 में। पवन ऊर्जा की नीति बनी थी 2012 में। और अगर बात करते हैं किसकी, हाँ अपन तो सोलर की बात कर रहे थे, तो 2011 में बनी थी। और 11 कैसे याद करना है? देखो, जब हम सूर्य बनाते हैं ना तो ऐसे लाइनें बना देते हैं, एक 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 एक, तो इस लाइनों से बन जाएगा 11। और दोबारा कब बन गई बेटा? ये 14 में। तो वही बात है कि सूरज से जब जो एनर्जी आती है, तो सोलर कुकर में जो हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो सूरज से कौन सी जो है किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है? तो बेटा इसका जो आंसर है वो है इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी अवरक्त किरणें। इसका आंसर तो मैंने आपको यही बता ही दिया है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अवरक्त किरणें। ये क्वेश्चन मुझे आपको देना था अगले दिन के लिए, लेकिन गलती से मैंने आपको यहीं पे आंसर दे दिया है। चलो कोई बात नहीं है, अब ये क्वेश्चन तो हो गया है। और कल वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है कि लाल रंग में सबसे ज्यादा क्या होता है, जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब एक काम कीजिएगा, कल का मेरा क्वेश्चन आप फटाफट से लिख लीजिएगा। मैं बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। क्वेश्चन ये है,
ऐसा कौन सा पेड़ है जो सबसे ज्यादा धूल के कणों को एब्जॉर्ब कर लेता है? जैसे अगर धुंध वगैरह उड़ती है ना, धूल वगैरह, तो एक पेड़ है जो धूल के कणों को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप ऐसे कीजिएगा भाई, आज का टास्क इस क्वेश्चन को रख लीजिएगा, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है, कोई ना। अच्छा, इससे पहले मैंने कहा था कि जब तक मैं आपको आगे बताती हूं आप मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? यानी ये जो कोरोना की जो चेन चल रही है, अगर आप इन 3 नियमों का पालन कर लेते हैं तो होगा क्या, ये जो कोरोना का जो चेन है वो खत्म हो जाएगी। तो वो ये जो नारा दिया या ये कार्टून शुरू किया वो गवर्नमेंट है केरल। अब केरल में रेल आ रही है ना, केरल रेल, तो रेल भी क्या है, एक चैन की तरह चलती है ट्रेन। और ये इन्होंने जो नारा दिया उस नारे का नाम था बेटा SMS। मैंने बता दिया आपको क्या यूज करना है, सैनिटाइज यूज करना है, M का मतलब मास्क यूज करना है, और अगेन S का मतलब क्या हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग। इस प्रकार हमने आज के अगेन 12 क्वेश्चन करे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और आगे के और भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। धीरे धीरे कोरोना के काल के दौरान जो भी क्वेश्चन हमारे आए थे वो सारे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।